6 जून की इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर अता अब्बास के साथ मैं हूं गुरजिंदर सग्गू। उक्रेन में जारी घमासान युद्ध के बीच रूसी सेना ने उक्रेनी राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया है। वहीं पूर्वी उक्रेन के महत्वपूर्ण शहर सेवेरोदोनेत्स्क में रूसी सेना को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। उक्रेनी सेना और अन्य सूत्रों के हवाले से पता चला है कि रूसी बमवर्षकों ने रविवार को कीव पर 5 क्रूज मिसाइलें दागी। इनमें से 4 मिसाइलें रेलगाड़ी की बोगियों की मरम्मत करने वाले एक कारखाने पर गिरीं, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। इस बीच पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क के सेवेरोदोनेत्स्क शहर में लड़ाई जारी है। लुहांस्क के गवर्नर सरही हाइदाई ने रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि पहले रूसी सेना ने शहर के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया है और अब शहर का 50% हिस्सा दोबारा उक्रेन के नियंत्रण में आ गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ताज़ा खुफिया जानकारी के अनुसार लुहांस्क क्षेत्र में मौजूद रूसी सेना में रूसी नेतृत्व वाले अलगाववादी बलों के लड़ाके शामिल हैं, जिनके पास ना तो उचित हथियार हैं और न ही उन्हें अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त है। मंत्रालय के अनुसार उक्रेनी सेना ने रूस को मिली सामरिक बढ़त संभवतः कम कर दी है। उक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को बताया कि वे सेवेरोदोनेत्स्क के पड़ोसी शहर और अन्य इलाकों में गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे सैन्य कमांडरों से बात करते और सैनिकों के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उन सब पर गर्व है। उक्रेनी सेना को पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक हथियार प्राप्त हो रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि कम दूरी की मारक क्षमता वाले इन हथियारों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन पुतिन ने साथ ही कहा कि यदि उक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें प्राप्त हुईं तो रूस नए लक्ष्यों को निशाना बनाएगा। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने उत्तर कोरिया द्वारा एक दिन पहले प्रक्षेपित मिसाइलों के जवाब में सतह से सतह पर मार करने वाली 8 मिसाइलें जापान सागर की ओर दागी हैं। दक्षिण कोरियाई सेना ने रविवार को बताया कि उत्तर कोरिया ने 30 मिनट से भी अधिक समय में 4 स्थानों से पूर्व दिशा की ओर कम दूरी की 8 बैलिस्टिक मिसाइलें प्रक्षेपित की थीं। दक्षिण कोरिया के सह मुख्य सेनाधिकारी ने घोषणा की कि दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेना ने सोमवार को 10 मिनट में इतनी ही संख्या में ATACMS मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि संयुक्त रूप से मिसाइलें दागकर उकसावे की कार्रवाई के मूल स्रोत और उसकी कमान तथा सहायक बलों पर त्वरित और सटीक निशाना लगाने की क्षमता और रुख प्रदर्शित किया गया है। अमेरिका की हिंद प्रशांत कमान ने एक वक्तव्य जारी कर बताया कि दक्षिण कोरिया ने 7 और अमेरिकी सेना ने 1 मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सोंग योल ने सोमवार को कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार और मिसाइलें आधुनिक होते जा रहे हैं और ये उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जो न केवल पूर्वोत्तर एशिया बल्कि पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा बन सकता है। यून ने संकल्प व्यक्त किया कि उत्तर कोरिया की किसी भी भड़काऊ हरकत का दक्षिण कोरिया सरकार दृढ़तापूर्वक कड़ा जवाब देगी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। कंबोडिया में प्रधानमंत्री हुन सेन के नेतृत्व में सत्ताधारी दल रविवार को होने वाले स्थानीय चुनावों में एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। देश में 1600 से अधिक सामुदायिक परिषद इकाइयों के सदस्यों का चुनाव करने के लिए मतदाताओं ने मतदान किया। सत्ताधारी तथा विपक्षी दलों के सूत्रों का कहना है कि 90% से अधिक परिषद इकाइयों में कंबोडियन पीपुल्स पार्टी के बहुमत हासिल करने का अनुमान है। देश का निर्वाचन आयोग नतीजों की आधिकारिक घोषणा जून के अंत में करेगा। परिषद चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग होता है और ये चुनाव 5 वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले हुन सेन से असंतुष्ट मतदाताओं के समर्थन से
2017 में हुए चुनावों में मुख्य विपक्षी दल को काफी लाभ हुआ था। 30% परिषद इकाइयों में मुख्य विपक्षी दल ने किसी भी अन्य दल से अधिक मत प्राप्त किए थे। चुनावों के बाद हुन सेन की सरकार ने कार्रवाई करते हुए विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया, जिसके चलते दल को भंग करना पड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप अगले वर्ष हुए आम चुनावों में उनके सत्ताधारी दल ने सभी संसदीय सीटों पर जीत हासिल की थी। रविवार के स्थानीय चुनावों के नतीजे अगले वर्ष होने वाले आम चुनावों को प्रभावित करेंगे। जापान के विज्ञान मंत्रालय का कहना है कि रियोगु ग्रहिका से एकत्र किए गए नमूनों में 20 से अधिक प्रकार के अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल प्राप्त हुए हैं। इस खोज के कारण वैज्ञानिकों को जीवन की उत्पत्ति के बारे में बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है, क्योंकि अमीनो अम्ल जीवन के मूल घटक हैं। रियोगु ग्रहिका से रेत और धूल के नमूनों को जापान के हायाबुसा अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र कर वर्ष 2020 में पृथ्वी पर लाया गया था। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी यानी जाक्सा के एक दल समेत देश भर के 8 शोध दल इन नमूनों का विश्लेषण कर रहे हैं। अमीनो अम्ल जीवन के हर रूप के लिए अनिवार्य पदार्थ हैं और माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद ही वो अस्तित्व में आ गए थे। एक मत के अनुसार पृथ्वी के बहुत अधिक गर्म हो जाने पर एक समय इस ग्रह पर उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था, लेकिन उल्काओं के माध्यम से वो बाहरी अंतरिक्ष से दोबारा पृथ्वी पर लौट आए। मंत्रालय का कहना है कि 8 दल अपने विश्लेषण पूर्ण करने वाले हैं और उनकी विस्तृत जानकारी अकादमिक प्रपत्रों तथा अन्य प्रकाशनों द्वारा सार्वजनिक किया जाना अपेक्षित है। जापान के मौसम अधिकारियों ने तोक्यो तथा शेष कांतो कोशिन क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आगमन की घोषणा कर दी है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने सोमवार सुबह कहा कि अगले लगभग 7 दिनों तक क्षेत्र में अधिकांश समय वर्षा या बादल छाए रहने की संभावना है। एजेंसी ने बताया कि पूर्वोत्तरी से पश्चिमी जापान तक वर्षा हो रही है और मध्यवर्ती जापान के सीमित इलाकों तथा कागोशिमा प्रीफेक्चर के अमामी क्षेत्र के ऊपर वर्षा के बादल विकसित हो रहे हैं। अमामी के योरोन द्वीप में 29.5 मिलीमीटर प्रति घंटा वर्षा दर्ज की गई। कांतो, तोहोकू और अमामी क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का अनुमान है। अमामी तथा तोक्यो के दक्षिण में स्थित इजू द्वीपों पर 1 घंटे में 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। मंगलवार सुबह तक कांतो कोशिन तथा तोकाई में 120 मिलीमीटर, तोहोकू में 100 मिलीमीटर और दक्षिणी क्यूशू तथा अमामी में 80 मिलीमीटर तक वर्षा की संभावना है। तोहोकू में इसके बाद भी वर्षा जारी रहने की संभावना है। मौसम अधिकारी लोगों से भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़ तथा उफनती नदियों के प्रति सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।